हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 15 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग आर्थिक सुधार 1991 से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज संवृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संचार सेवाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 में लागू होने के बाद संचार सेवाओं में अन्य सेवाओं की अपेक्षा तेज संवृद्धि हुई। 1990 के दौरान संचार सेवाओं की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 5% थी, जो 2021-22 में बढ़कर 11% से अधिक हो गई है। अंक टॉड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ, जिसका लगभग 60% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना है। जॉन विलियमसन नामक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने 1989 में वाशिंगटन सहमति नाम दिया था। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एकाधिकार से प्रतिस्पर्धी बाजार में शिफ्ट होना। जुलाई 1991 के आर्थिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा बाजार में शिफ्ट होना, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीबी दर में कमी आई, जो 1993-94 में 36% से कम होकर 2000 में 26.1% हो गई। विदेशी वस्तुओं के लिए सीमाएं खोलने से अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्राप्त करना आसान हो गया। इसके अलावा ऑटोमोबाइल उद्योग का विस्तार हुआ और दूरसंचार उद्योग में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय घाटे पर नियंत्रण।
आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों के उदारीकरण को 1980 के दशक में आरंभ किया गया था, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। निजीकरण। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो सकती हैं। पहला है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रभाव है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। अगला प्रश्न है 1991 में भारत द्वारा बाहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार उपाय लागू नहीं किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 चरणों में 23% रुपए का पुनर्मूल्यन। वर्ष 1991 में भारत द्वारा बाहरी क्षेत्र में लागू प्रमुख सुधार में 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 में 2 चरणों में रुपए का अवमूल्यन हुआ था। वह 18.5% था। यह अवमूल्यन तृतीय विनिमय दर प्रणाली में हुआ। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि रुपए का पुनर्मूल्यन नहीं बल्कि अवमूल्यन किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में भारत में नए आर्थिक सुधारों के परिचय का एक कारण नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अदृश्य खाते पर बढ़ती रसीदें। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामलों में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों से भी कम बचा था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और इसे गहन बना दिया। देश की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किया गया। इन सभी के समाधान हेतु आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। अगला प्रश्न है एलपीजी किस औद्योगिक नीति का प्रमुख भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जितने भी क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए उनमें सबसे अधिक औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए गए, जिसमें प्रमुख बदलाव उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। अगला प्रश्न है भारत के 1991 के आर्थिक संकट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है 1980 के दशक के अंतिम भाग में अत्यधिक सरकारी व्यय संकट कई कारणों में से एक कारण माना जाता है। दूसरा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना निचले स्तर पर चला गया था कि 2 सप्ताह से अधिक के आयात के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। भारत के 1991 के आर्थिक संकट के लिए स्थितियां 1980 के दशक के अंतिम भाग में अत्यधिक सरकारी व्यय संकट को कारणों में से एक माना जाता है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार इतना निचले स्तर पर पहुंच गया था कि 2 सप्ताह से अधिक के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अगला प्रश्न है 1991 के आर्थिक संकट में भारत ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण प्राप्त किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जुलाई 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $220 मिलियन का आपातकालीन ऋण स्वीकार किया था। यह ऋण देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र वित्तीय संकट के दौरान बचाए रखने के लिए था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण डैश द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण PV नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 1991 में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी, जिसे नई आर्थिक नीति या आमतौर पर LPG सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आगे के प्रश्न उदारीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। भारत में उदारीकरण को 1991 में नई आर्थिक नीति में पहली बार शामिल किया गया। 1991 की आर्थिक नीति में उदारीकरण के साथ साथ भूमंडलीकरण तथा निजीकरण की भी संकल्पना प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, 1991 के सुधारों के दौरान को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शराब होना चाहिए। आगे के प्रश्न निजीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन EPZ यहाँ स्थापित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांडला में। भारत में निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन EPZ कांडला में स्थापित हुआ। इसे 1965 में स्थापित किया गया था। EPZ मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक जोन नीति में कुछ नई विशेषताओं को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1996। 1996 में भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय के तहत एक विनिवेश आयोग की स्थापना की। विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। मई 2004 में इस विनिवेश आयोग को समाप्त कर दिया गया। 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध कर दिया गया। आगे के प्रश्न वैश्वीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पाद शुल्क में कमी। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। वैश्वीकरण के अंतर्गत FDI का उदारीकरण, टैरिफ स्तर में कमी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुमति शामिल है, जबकि उत्पाद शुल्क की कमी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वैश्वीकरण दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती परस्पर निर्भरता को दर्शाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी और निवेश, लोगों और सूचना के प्रवाह में सीमा पार व्यापार के कारण होता है। साथ ही पूंजी का आवागमन और वित्त प्रवाह सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में सही विकल्पों का चयन करें। पहला है, भारत में निवेश बढ़ा है। दूसरा है, भारत में अनेक शीर्ष कंपनियां बढ़ी हैं। तीसरा है, सेवा प्रदाता कंपनियां विशेषकर सूचना और संचार के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन हुआ है। चौथा है, भारत की बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने का मौका नहीं मिला।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। वैश्वीकरण से आशय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण से है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति के तहत वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को अपनाया गया था। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव से देश में कई शीर्ष कंपनियां बढ़ी हैं। सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां, विशेषकर उन कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा किए गए हैं जो खासकर आईटी क्षेत्र से जुड़ी हैं। भारत की बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का अवसर नहीं मिला। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ है। पहला है, विभिन्न देशों के बीच माल, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी की तेजी से आवाजाही। दूसरा है, सभी के लिए अवसर पैदा करना और समान रूप से वैश्वीकरण के लाभों को साझा करना। तीसरा है, सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों, विशेष रूप से आईटी से जुड़ी कंपनियों के लिए नए अवसर मुहैया कराना। चौथा है, उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए और सी। वैश्वीकरण देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध की प्रक्रिया है। भारत में वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित हुई है और सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों, विशेष रूप से आईटी से जुड़ी कंपनियों के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। यद्यपि यह सभी के लिए अवसर और लाभों को साझा करने में असफल रही, साथ ही बड़ी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों को हानि हुई। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वैश्वीकरण शब्द का तात्पर्य राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण से है। यह एक बहुआयामी पहलू है। इससे पूंजी का स्वतंत्र आवागमन, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देना, प्रतिबंधों को समाप्त करना और वित्त का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है। ए, बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, किस देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सृजन होता है। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की संरचना का प्रयास है। इस प्रकार किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम उदारीकरण, निजीकरण और आउटसोर्सिंग है। अगला प्रश्न है, सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य बिहार है। बिहार सरकार ने 15 साल का आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप तैयार किया है। बिहार के 38 जिलों में से 28 बाढ़ प्रभावित है। भूकंप के संबंध में 8 जिले भूकंपी क्षेत्र के जोन 5 में, 24 जिले जोन 4 में और 6 जिले जोन 3 में आते हैं। आपदा न्यूनीकरण पर मार्च 2015 में जापान के सेंदाई में विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं,
नीचे दिए गए वक्तव्यों में से सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। दूसरा कथन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी और टेक्नोलॉजी के प्रवाह के माध्यम को जोड़ना है। इस प्रकार विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां। आगे के प्रश्न सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1991 में घरेलू क्षेत्र में भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधार उपाय लागू नहीं किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्याज दरों में कटौती। वर्ष 1991 में भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू किए। उनमें सब्सिडी कटौती, राजकोषीय घाटे को कम करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हस्तांतरण में कटौती करना शामिल था। हालांकि इन शुरुआती सुधार के हिस्से के रूप में ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई थी। वास्तव में इसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 1991 के भारत के आर्थिक सुधारों को एक संरचनात्मक समायोजन ऋण डैश के साथ समर्थन दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, $500 मिलियन। विश्व बैंक ने 1991 के भारत के आर्थिक सुधारों को एक संरचनात्मक समायोजन ऋण US $500 मिलियन के साथ समर्थन दिया। अगला प्रश्न है, 1997 में नए आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में सांविधिक तरलता अनुपात को डैश तक नीचे लाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25%। 1997 में नए आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में सांविधिक तरलता अनुपात SLR को 25% तक नीचे लाया गया था। जनवरी 2007 को जारी एक अध्यादेश के द्वारा SLR की निचली सीमा 25% को समाप्त कर दिया गया, अर्थात इसे किसी स्तर तक नीचे लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश से भारत में पहली बार 1957 में व्यय कर लगाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोलस काल्डार। निकोलस कैल्डेर की सिफारिश से भारत में पहली बार वर्ष 1957 में व्यय कर लगाया गया। अगला प्रश्न है, सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। आर्थिक सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां सेवा क्षेत्र में हैं। रोजगार के स्रोत के रूप में सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र से आगे निकल रहा है। इसमें व्यापार, बीमा, बैंकिंग, वाणिज्य और अन्य सेवाएं शामिल हैं। ये सेवाएं विनिर्माण और अन्य संबद्ध उत्पादन गतिविधियों की तुलना में तेज गति से विकसित हो रही हैं। ऐसा अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1991 और 2000 के मध्य कीमत वृद्धि की मात्रा लगभग 54% थी। इसके कारण इस दौरान निम्नलिखित में से किस श्रेणी के आर्थिक अभिकर्ताओं को लाभ हुआ? पहला है जिन्होंने धन उधार दिया, दूसरा है जिन्होंने धन उधार लिया, तीसरा है व्यापारिक वर्ग और चौथा है असंगठित श्रमिक। सही उत्तर नीचे लिखे कूट से चुनें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा। वर्ष 1991 और 2000 के मध्य कीमत वृद्धि की मात्रा लगभग 54% थी। इसका मतलब स्फीति में वृद्धि से है। मुद्रास्फीति में वृद्धि का लाभ निम्न अभिकर्ताओं को होगा जिन्होंने धन उधार लिया है: व्यापारी वर्ग, उत्पादक, कृषक, विनियोजक और परिवर्तनशील आय समूह। और हानि वाले अभिकर्ता में ऋणदाता, उपभोक्ता, पेंशनभोगी व स्थिर आय समूह तथा डिबेंचर के रूप में संपत्ति धारक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।